यार नोमी मुझे याद कराया कर, लास्ट वाली वीडियो भी जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं हुई। रिकॉर्ड नहीं हुई लास्ट वाली? लास्ट वाली भी नहीं, मैंने इसीलिए कहा किसी बंदे को डिटेल किया कि को वो भी जो है ना रिकॉर्ड करे। अब रिकॉर्ड हो रहा है, मुझे पास भी ऑप्शन आ रहा है रिकॉर्डिंग का, हो रहा है। अच्छा अभी अभी हो रहा नहीं अब दोबारा स्टार्ट हो गया। है यार, बस ये मुझे स्टार्ट कर ले। रिज्यूमिंग हो गई। रिकॉर्डिंग आ रही है, स्टार्ट स्टार्ट हो यस गई है। हो गई चलो जी। स्टार्ट। अच्छा जी, वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी को दोबारा जो है वो डिस्कस कर लेंगे हम। वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी क्या होती है जी? रिकग्निशन दैट पीपल हैव एन इनर लाइफ, ठीक है, उनकी जो एक स्पिरिचुअल लाइफ होती है, ठीक है, एंड इट इज नरिश्ड बाय अ मीनिंगफुल वर्क दैट टेक्स प्लेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कम्युनिटी। ठीक, करेक्टरिस्टिक्स को हमने कैसे याद किया? T2FES से। ठीक है, T2 क्या है? ट्रस्ट एंड ओपननेस, टॉलरेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड एक्सप्रेशंस, फोकस ऑन इंडिविजुअल डेवलपमेंट, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट एंड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस। T2FES। T, trust and openness. T, toleration of employees and expression. F, focus on individual development. E, employee empowerment. S, strong sense of purpose. नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? इम्प्रूव एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, जो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, जो एम्प्लॉय टर्नओवर है कि वो जो छोड़ के जा रहे होते हैं वो रिड्यूस हो जाता है, स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन होती है, फिर उसके बाद टीम परफॉर्मेंस होती है, इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस होती है। अच्छा, इसको अब हम याद रखते हैं, प्रोडक्टिविटी, टर्नओवर और प्रोडक्टिविटी, पीटी, परफॉर्मेंस, पीटीपी, सीईटी, पीटीपी, सीईटीओ, पीटीपी, पी पेप पेप टॉक, पेप टॉक, हाँ पेप टॉक जो होती है ना, जैसे पेप टॉक होती है, तो उसको हम कर लेते हैं पीईटी, पेप, TOCT, टॉक्ट। ठीक है, प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, टर्नओवर, पेप टॉक्ट, TO, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, C से क्रिएटिविटी और T से टीम परफॉर्मेंस। सही है। दोबारा, प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, परफॉर्मेंस, टर्नओवर, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, क्रिएटिविटी, टीम परफॉर्मेंस। सही, ये इस तरह से हम याद रखेंगे। अब स्ट्रॉन्ग, और सिर्फ इसमें बाकी सब एक जगह स्ट्रॉन्गर है, बाकी इंक्रीज और इम्प्रूव्ड, और एक जगह रिडक्शन है, वो टर्नओवर पे। सही है। वन नेक्स्ट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होती है वो भी काफ़ी हद तक अफेक्ट करती है एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को, अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस होती है। फिर उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या क्या होता है? स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होता है, जनरल एनवायरनमेंट। तो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट क्या होता है जी? के एक्सटर्नल फोर्सेस दैट हैव अ डायरेक्ट एंड इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। जनरल एनवायरनमेंट होता है ब्रॉड इकोनॉमिक सोशो, मतलब स्पेसिफिक एनवायरनमेंट इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फौरी तौर पे इफेक्ट होता है कि अगर इनके टॉप हायरार्की से कोई बोर्ड मेंबर चला जाता है, ठीक, तो वो जो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है उसको अफेक्ट करेगा। ठीक है, और जनरल एनवायरनमेंट क्या था? ब्रॉड इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल, पॉलिटिकल, लीगल, डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड ग्लोबल कंडीशंस दैट मे अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो ये सोशो पॉलिटिकल सॉर्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं ना, सोशो पॉलिटिकल मतलब एज एन वो हो गया मार्शल लॉ लग गया, अदर वर्ड्स मार्शल लॉ लग गया, सारी जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके अलावा अगर मार्शल लॉ उतर जाता है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ गई है, जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसने कुछ स्पेसिफिक किस्म की वो करना शुरू कर दिए हैं, कुछ सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिए, या बीबीए का कोर्स ही तब्दील हो गया। सही, कि मतलब हम लोग जो है वो पहले सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं क्या कहते हैं ये मैनेजमेंट सेकंड सेमेस्टर में से लाके, तो ऑटोमेटिकली जो कल्चर होगा वो तब्दील हो जाएगा किसका? बीबीए करने वालों का विद इन द यूनिवर्सिटी। अच्छा, नेक्स्ट इज द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो हमेशा सेंटर में होती है, जैसे मैंने पहले बताया था। पब्लिक प्रेशर ग्रुप, सप्लायर्स, कंपेटिटर्स, कस्टमर्स, ये सारे इसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जो कि अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। सही। नेक्स्ट, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, इसको हाइड करें।
हाउ द एनवायरनमेंट अफेक्ट्स मैनेजर, एनवायरनमेंट अफेक्ट्स मैनेजर को। अब इससे पहले हमने पढ़ा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होती है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कि वो जो एनवायरनमेंट है वो मैनेजर्स को कैसे अफेक्ट करती है। पहले ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करी थी, अभी मैनेजर्स को कैसे अफेक्ट करेगी, ठीक है। एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी, द एक्सटेंट टू व्हिच मैनेजर्स हैव नॉलेज ऑफ and are able to predict change their organization's external environment is affected by। मैनेजर्स इंडिविजुअल के हाथ में कंट्रोल आता है जब, तो वो कैसे जो है ना प्रिडिक्ट करता है चेंज ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कैसे होता है जी, कंप्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स वो तब्दील हो जाएंगे। डिग्री ऑफ चेंज in environmental components, how dynamic or stable the external environment is। complexity ये determine करती है environment और degree of change in environmental components। सही। next, environmental uncertainty matrix, cell 1, cell 2, cell 3, cell 4, stable and dynamic, degree of change, degree of complexity। ठीक है, ये जो स्लाइड है इसको हाइड कर दें। फिर आगे स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, स्टेक होल्डर एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट दैट आर अफेक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशंस डिसीजंस एंड एक्शंस, कि जो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन और एक्शंस है उसके ऊपर कोई जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो डायरेक्ट करती हैं, ठीक है। तो वो कौन से होते हैं, स्टेक होल्डर्स के, जो जिनके पास भाग दौड़ होती है ऑर्गेनाइजेशन की। Why manage stakeholder relationship? It can lead improve organization performance। अगर आपके पास सरमाया ज़्यादा हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एनवायरनमेंट है वो ग्रो करेगी। यार क्यों लीव क्यों कर रहे हो आप लोग, तो दोबारा ज्वाइन करना पड़ रहा है। अच्छा, मैनेज स्टेक होल्डर सर रिलेशन कैसे आपने मैनेज करना है, आपने यही है कि मतलब सबके साथ गपशप बना के रखनी है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सामने रखे। तो इन्होंने अभी एक नया कैंपस लॉन्च किया इन दुबई, ठीक है, RRAK के नाम से कुछ इस तरह करके। तो वो कैसे है, वो बेसिकली इनका जो स्टेक होल्डर है वो दुबई का, तो दुबई में भी इनको जो है ना वो ऑप्शंस मिल गए, तो वहाँ पे भी इन्होंने जो है वो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सॉर्ट ऑफ ओपन कर लिया, ठीक है। तो स्टेक होल्डर बेसिकली आपको क्या करता है, आपको फैसिलिटेट कर रहा होता है, तो वो जो है वो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस पे डायरेक्ट इफेक्ट उसका आता है। इट्स द राइट थिंग टू डू गिवन द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, ठीक है। ये सही बात है कि आपने जो इंटरडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरडिपेंडेंस है और इसके स्टेक होल्डर्स उनके दरमियान एक तालमेल जो है ना वो रखना पड़ता है। मैनेजिंग स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशंस एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के, आपको पहले आइडेंटिफाई करने होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स क्या, फिर उसके बाद डिटरमिन करना पड़ता है कि जी पर्टिकुलर इंटरेस्ट और कंसर्न एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के पर्टिकुलर इंटरेस्ट क्या है, क्यों वो आपके साथ जुड़ रहे हैं या क्यों वो आपके साथ उनका जो मफाद क्या है बेसिकली वो डिटरमिन करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है हाउ क्रिटिकल ईच एक्सटर्नल स्टेक होल्डर इज टू द ऑर्गेनाइजेशन, कि कितना क्रिटिकल है हर स्टेक होल्डर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। कि मतलब उसकी लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस होना चाहिए कि अगर एक स्टेक होल्डर उसने MBA किया हुआ है तो मैं उसको उसको मिलवाऊंगा किन के साथ, FMS के लोगों के साथ, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के लोगों के साथ मिलवाऊंगा, मैं उसको जो है वो डॉक्टर्स के साथ नहीं मिलवाऊंगा। रीजन कि मुझे पता है कि भाई उसने MBA किया हुआ है तो वो लाइक वाइज जो कंपनी होगी उसके साथ बैठना पसंद करेगा, ठीक है। डिटरमिन हाउ टू मैनेज ईच इंडिविजुअल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, क्या आपको डिटरमिन करना पड़ता है कि कैसे आपने ईच जो इंडिविजुअल का स्टेक होल्डर रिलेशनशिप है, ये इट्स द सेम थिंग जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, इसके अंदर आप अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये मैनेजिंग स्टेक होल्डर रिलेशनशिप समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर कस्टमर्स भी हो सकते हैं, सोशल पॉलिटिकल एक्शन ग्रुप्स भी हो सकते हैं, कंपिटिटर्स भी हो सकते हैं, ट्रेड इंडस्ट्री एसोसिएशन भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट्स भी हो सकती है, मीडिया के लोग भी हो सकते हैं, सप्लायर्स, कम्युनिटीज, शेयर होल्डर्स, यूनियंस, एम्प्लॉयज, यू नेम इट। जो मार्केट्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस की बाउंड्री से बाला लोग होते हैं, ठीक है, दे ऑल कैन बी योर स्टेक होल्डर्स। अच्छा, अब इसमें हमने पढ़ा क्या, ओमनीपोटेंट व्यू, एक व्यू सिंबॉलिक व्यू कि आप जनरलाइज करके एक इंसान को मतलब सिंबॉलिक व्यू में रखते हैं, वो ही आपको मैनेजमेंट का नीचे तरीकेकार बता रहा होता है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है, ठीक है, कि कल्चर को डिफाइन कैसे करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मामलात, वैल्यूज और नॉर्म्स और चीज़ें इनकलकेट हो रही होती है और कैसे उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही होती है ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को, वो बेसिकली उसका कल्चर डिफाइन करता है। स्ट्रॉन्ग कल्चर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जब आपके स्ट्रॉन्ग कल्चर्स होंगे, स्ट्रॉन्ग बिलीव्स होंगे, हिस्ट्री होगी, आपके पास हीरोइक स्टोरीज होंगी, आपके पास ऐसे लोग मौजूद होंगे जो कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कल्चर को
बॉन्ड कर रहे होंगे, उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन फ्लरिश करेगी। सोशलाइजेशन एक बहुत अच्छा फैक्टर है कि आपके पास कुछ कम्युनिकेशन के लिए कुछ चीज़ें आती हैं, आप उसको लोगों से जो है वो सोशलाइज करते हैं, उनके प्रॉब्लम समझते हैं, और आप वो जो प्रॉब्लम्स है वो फर्दर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हल करते हैं, तो उससे एम्प्लॉय का जो रिलेशनशिप आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो इंक्रीज हो जाता है। वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी इज द इनर बिलीफ। जब इनर बिलीफ में आप किसी की सैंक्टिटी या आपकी उसकी उसके जो बिलीव्स हैं उसको एक्सेप्ट करना और एक्नॉलेज करना शुरू कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो ऑर्गेनाइजेशन की वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी है वो इंक्रीज होगी, और एम्प्लॉय की जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नली अगर बाउंडेड किया जाए, तो उसमें वो एनवायरनमेंट में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स मौजूद हैं जो कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी उसके ऊपर असरअंदाज हो सकता है। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और स्पेसिफिक एनवायरनमेंट जो है ये इंटरलिंक्ड है। ठीक है, जनरल एनवायरनमेंट इज टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इन विच दी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर का जो एनवायरनमेंट होगा, जो नॉर्मल बिलीव्स और वैल्यूज और इन चीजों को जो है वो गवर्न कर रहा होगा। ठीक है, वो जनरल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी, कम्प्लेक्सिटी, स्टेक होल्डर्स। सही। अच्छा, ये जो है ना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वाला, ये भी एक दफ़ा ना अच्छे तरीके से डिटेल में ना इन योर ओन टाइम ना पढ़ लेना कि बेसिकली यहाँ पे ये जो आप बात लिखी हुई ना एक्सटर्नल एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी, ये रिलेटेड टू है स्पेसिफिकली मैनेजर्स के केस के ऊपर। ये जो ऊपर वाली टर्म्स है ना, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, स्पेसिफिक एनवायरमेंट, जनरल एनवायरमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है, और एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी ये मैनेजर के केस में, और एनवायरमेंटल कम्प्लेक्सिटी है ये भी एनवायरमेंटल के केस में। स्टेक होल्डर रिलेशन क्या होता है, स्टेक होल्डर होता क्या है, ठीक है। फिर उसके अलावा व्हाट इज स्टेक होल्डर एंड हाउ टू मैनेज अ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, तो ऑटोमेटिकली ये सवाल हो सकता है, और उसका जवाब जो होगा वो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप वाला होगा, और हाउ टू मैनेज अ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप वो ये साथ में नीचे होगा। फिर उसके बाद आप खूबसूरत सी हम डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन और सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं इन दी आउटसाइड विसिनिटी, उनको हम जो है वो डिपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये हो गया हमारा कल्चर वाला टॉपिक। नहीं पेस्टल इसके साथ ही पढ़ लें यहाँ पेस्टल। सर, नताशा कुछ पूछ रही है। क्या क्या सवाल है नताशा आपका? वो कह रही है कि अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो किस तरह का आएगा। मैंने बताया ना कि अगर वो दे देता है कि जी व्हाट आर स्टेक होल्डर्स एंड हाउ टू मैनेज अ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, तो वो जो लास्ट 2 स्लाइड्स हैं वो लिखना पड़ेगा। अच्छा, फिर बस इसमें से यही वाला आ सकता है क्या? नहीं, और भी आ सकते हैं ना। अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन तो नहीं बता सकता ना, बात समझ रही हो, कुछ आपने अपनी ऐसा तरफ से नहीं, करना। हाँ, वो तो सर खुद ही करेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। अच्छा जी, उसके बाद आता है कि व्हाट इज डाइवर्सिटी एंड वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी मींस अंडरस्टैंडिंग दैट ईच इंडिविजुअल इज यूनिक एंड रिकॉग्नाइजिंग आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, कि हर इंडिविजुअल यूनिक है और उसकी जो इंडिविजुअलिटी है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी क्या होती है? द वेज इन विच पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिफरेंट फ्रॉम एंड सिमिलर टू वन अनदर, कि वो डिफरेंट हैं और सिमिलर कैसे हैं, वो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी में बात आ जाती है। फिर उसके बाद लेवल्स ऑफ डाइवर्सिटी एंड व्हाई इट इज नोन एज अ डबल एज स्वॉर्ड। Surface level diversity क्या होती है? Easily perceived differences that may trigger certain stereotypes but do not necessarily reflect the ways people think or feel. ठीक है, ये surface level diversity है, जो कि ज़ाहिरी diversity है। Deep level diversity क्या है? Differences in values, personality and work preferences। ठीक है, ये आपकी डीप लेवल डाइवर्सिटी है। अब ये इसको डबल एज स्वॉर्ड क्यों कहा जाता है? डबल एज स्वॉर्ड इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट हैज सम बेनिफिट्स एंड इट हैज सम लॉसेस एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, एक पख्तून है, वो अगर उसको हम किसी काम के लिए भेजते हैं पेशावर, ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा कर सकेगा एक
पंजाबी से, ठीक। लेकिन उसका नुकसान क्या होगा कि जब वो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में किसी पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन में होगा तो ऑटोमेटिकली उसको अच्छे तरीके से डील नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो दैट वाई इट इज नोन एज अ डबल एज स्वॉर्ड। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी? रेस, बायोलॉजिकल हेरिटेज, ठीक, कि आपके जो कलर का स्किन टोन है, आपके जो एसोसिएटेड ट्रेट्स हैं, आपकी जो लाइकवाइज चीजें हैं वो आपकी रेस में आती हैं। एथनिसिटी, सोशल ट्रेट्स सच एज कल्चरल बैकग्राउंड और रिलीजियंस दैट आर शेयर्ड बाय अ ह्यूमन पॉपुलेशन। एक ह्यूमन पॉपुलेशन से जो एथनिसिटी डिवाइस की जाती है, तो सोशल ट्रेट्स जो होते हैं, कि आपको पंजाबी बोलते हैं या वो होते हैं, वो आपके ज़ाहिरी ट्रेट्स होते हैं, आपको सामने नजर आते हैं। फिर उसके बाद एज, बोथ टाइटल एज एक्सप्लेन, जेंडर, वुमेन और मेन, ठीक है, वो सामने जाहिर होते हैं, ये छुपे हुए नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी। डिसेबिलिटी क्या है? ये भी टाइप ऑफ डाइवर्सिटी की जो होती है, मतलब विजिबल फॉर्म होती है, ये सरफेस लेवल डाइवर्सिटी। रिलीजन इज आल्सो अ विजिबल डाइवर्सिटी, कि अगर एक मुसलमान है तो वो नमाज पढ़ने जाता होगा, या वो कुरान शरीफ पढ़ता होगा, या वो उसने जो है वो दाढ़ी रखी हुई होगी, या इस तरह का उसका जो है ना वो ऑरा होगा, तो ये विजिबल डाइवर्सिटी होती है। Types of diversity found in workplaces: age, gender, race, ethnicity, disabilities, religion, and others, ठीक है। What are challenges in managing diversity? Challenges क्या क्या होते हैं कि एक बंदा bias होता है, tendency और preference towards a particular perspective or ideology, prejudice, a preconceived belief, opinion or judgment towards a person or a group of people, ठीक है। फिर उसके बाद next, challenges in diversity: continued stereotyping, judging a person based on the prejudiced perception of a group to which that person belongs; discrimination, when someone acts out their prejudicial attitudes towards people who are the targets of their prejudice; glass ceiling, के लोगों को जो है वो आगे जाने नहीं दिया जाता, उनको एक सर्टेन टाइप ऑफ सोच में रखा जाता है, ठीक है। ये जो टाइप ऑफ डाइवर्सिटी है, ये डीप लेवल डाइवर्सिटी है, ये होगी। Next is what are top management commitment to diversity? Mentoring, it's a deep level diversity, कि आपने लोगों को सिखाना होता है, बताना होता है, फिर उसके बाद उनको आप ऐसा ऐसा आगे लेके चलते हैं। Diversity skills training, specialized training to educate employees about the importance of diversity and to teach them skills for working in a diverse workplace. Employee resource groups made up of employees connected by some common dimensions of diversity. What a good mentor that provides instruction, offer advice, give constructive criticism, helps build appropriate skills, share technical expertise, develops a high quality, close and supportive relationship, keeps line of communication open, knows when to let go and let prove what he can do. टर्म्स टू नो, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी हमने पढ़ा, ठीक है। डाइवर्सिटी इटसेल्फ खुद पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद हाउ इट इज नोन एज डबल एज स्वॉर्ड, ठीक है। उसमें उसके कुछ फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। सरफेस लेवल डाइवर्सिटी, डीप लेवल डाइवर्सिटी, लेवल्स ऑफ डाइवर्सिटी हो गया ये। फिर उसके बाद सरफेस लेवल में कौन कौन सी चीजें आती हैं? रेस, एथनिसिटी, बायस्ड, प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइपिंग, डिस्क्रिमिनेशन, ये बायस, प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइपिंग, रेस और एथनिसिटी, और जो इसके अलावा जो डिसेबिलिटी है और वो जो चीज़ें हैं ना, ये सारी सरफेस लेवल डाइवर्सिटी की चीज़ें हैं। फिर उसके बाद बायस, प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइपिंग, डिस्क्रिमिनेशन, ग्लास सीलिंग, ये जो चीज़ें आती हैं ना, ये आती हैं आपकी डीप लेवल डाइवर्सिटी में, ठीक है। मेंटरिंग, ये टॉप मैनेजमेंट जो डाइवर्सिटी देख रही होती है, ये वो चीज़ें होती हैं। मेंटरिंग, डाइवर्सिटी स्किल्स ट्रेनिंग और एम्प्लॉय रिसोर्स ग्रुप फॉर्मेशन इज ऑल्सो डीप लेवल डाइवर्सिटी ऑफ टॉप मैनेजमेंट। ब्रेक ले लें थोड़ी? यस सर, ब्रेक ले लेते 5 मिनट की। हाँ, 5 मिनट की देख लेते हैं, तो उसके बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। ओके सर। अब जब डिसीजन मेकिंग वाला आया तो फिर मुझे भी बता देना, क्योंकि अब मेरा इंटरनेट सही है। वाला आ रहा है, सही है। हाँ, बस सही है।
भाग जा। यार सर जी कोई फिर सा सॉन्ग लगाएं। चलें जी 5 मिनट हो गए हैं। अब हम दोबारा नहीं सर जी अभी भी 30 सेकंड रहते हैं। सर YouTube पे जाके आप देख लें, सॉन्ग मैं सुन रहा था नहीं पूरे 5 मिनट का। अच्छा क्या बात है, छा के एक सेकंड कीमती है, क्या हो गया तुम्हें? क्या ही बात है। अच्छा चलें जी अब हम कंटिन्यू करते हैं बात।
Next chapter. अच्छा जी, अब हम चल रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एथिक्स की जानिब। जो कि माशाल्लाह नुमान ने हमें पढ़ाया था, है नुमान? यो सो है, यो सो। यस चल यार ठीक है, दोबारा करना है हमने कौन से। अच्छा, इसमें जो definition of ethics, principle, values, beliefs that define what is right and wrong. ठीक है, what is a right and a wrong behavior. Next is moderators, ethical, moral development, सर independence from the सर outside. CSR ऊपर मिस हो गया, क्या? सबर CSR कर मिस जा, हो गया, सबर कर जा। वो स्टार्ट में आता, स्टार्ट में किधर आता है CSR? स्टार्ट में होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। कहाँ पे है? अच्छा, इसमें कोई नहीं है, ठीक है। CSR जो कि मतलब सर ने पढ़ाया, खैर खैर। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है जी। सबसे पहले इकोनॉमिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आपकी आ जाती है। फिलैंथ्रोपिकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक। फिर आती है, आपका भला करे तो लीगल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, इन्वायरमेंटल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ठीक। जो इकोनॉमिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें आपके जो टैक्सेस और ये चीज़ें आती हैं वो इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और नोमी तूने क्या एग्जांपल दी थी ESR की? इकोनॉमिक सोशल रिस्पांसिबिलिटी की हाँ, मैंने इसमें एग्जांपल दी थी, जैसे कि जो फर्म होती है वो बिजनेस कर रही है तो साथ साथ वो लोगों को जॉब्स भी प्रोवाइड कर रही है, उनको रोजगार दे रही है, और टैक्सेस वो साथ साथ टैक्सेस भी पे टैक्सेस करती भी है। पे करती है, ठीक है। और ये बेसिकली जो उसकी वेलफेयर है, ये सोसाइटी की वेलफेयर के लिए है, ठीक। इसके अलावा और क्या हम एग्जांपल दे सकते हैं? इकोनॉमिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम एग्जांपल दे सकते हैं ऑफ सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट है। अच्छा, ये बल्कि मैं इसको एज एन लेके जाऊंगा, ये जो अभी नया ये कामयाब जवान वाला जो है प्रोग्राम, ठीक है, जो गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, ठीक है। एक लिहाज से देखा जाए तो इसी को अगर हम सामने रखते हैं, अगर वो कलेक्ट नहीं करते ना वापस वो जो पैसे ऑफर कर रहे हैं, सही, तो वो एक लिहाज से इकोनॉमिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएगी कि एक इंडिविजुअल है, उसके जो बैलेंसेस हैं या उसकी जो उसकी इकोनॉमी है वो सब अगर मैनेज नहीं हो पा रही, तो वो जो गवर्नमेंट है वो उसको इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, बिल्कुल, ठीक है, कि वो इजीली अपने जो इकोनॉमी है ना उसको बैलेंस कर सके। फिर उसके बाद लीगल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर लॉज आप इस तरह के बना दें कि मतलब इन अदर वर्ड्स कि जो वेलफेयर्स हैं उनके जो यूटिलिटी बिल्स हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो दे आर एक्सेप्टेड, ये एक लॉ बन गया, ठीक है। कि जो ज़कात डोनेशन या ज़कात डोनेटेड वेलफेयर्स हैं उनकी जो मतलब उनको सब्सिडी दी जाती है या उनको एज एन नेग्लिजिबल सॉर्ट ऑफ जो है उनसे बिल्स वगैरह यूटिलिटी बिल्स लिए जाते हैं, तो ये एक लिहाज से लीगल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, ठीक। नहीं इसके इसमें केस वो में नहीं, लेकिन इसमें वो एनजीओ तो वेलफेयर फॉल नहीं स्कीम्स, करेंगी ना, हाँ नहीं इसमें एनजीओ फॉल नहीं करेंगी। एनजीओ नहीं, हम इस वक्त बात करते हैं बेसिकली, हम एनजीओ की बात नहीं कर रहे, हम बात करें किन की, एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, ठीक है।
कि वेलफेयर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी एक वेलफेयर उठा लो ना तो वो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट है, ठीक है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। नहीं अब वो लोग जो बात सुन, बात नहीं इसमें समझ, वो ऑर्गेनाइजेशंस आएगी जिनका जो मेन पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना, इसमें वो ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी। नहीं अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के टर्म में आ रही है ना तो इट वो वोंट बी अ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। सही है कि इसको जो है वो बेसिकली जो लीगैलिटी लॉज है ना, समझ रहे हो, जो लॉज हैं उन लॉज के बेसिस पे ना आप चैलेंज नहीं कर सकते हो रिगार्डिंग वेलफेयर। गेटिंग द पॉइंट कि आप अगर वो वेलफेयर कर रहे हैं ना तो ऑटोमेटिकली जो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट है उसके जो बिजली के बिल होंगे वो पे नहीं करेंगे। सही, ये एक लॉ बन जाएगा, जो यूटिलिटी बिल्स हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दैट, ठीक है, ईदी वेलफेयर ट्रस्ट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दैट, ये लीगल है, ये लीगैलिटी में आ जाएगा। और ये कौन बना रहा है, ये बना रहे हैं जो गवर्नमेंट है वो बना रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज फिलैंथ्रोपिकल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक। अब ये जो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी है, अब एक वेलफेयर ट्रस्ट है और एक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी है, वो दोनों एक अलग चीजें हैं कि वो लीगैलिटी में थी टर्म्स के आपने लॉ बना दिए। यहाँ पे आप फिलैंथ्रोपिकल उसको करोगे कि अगर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्विसेज ऑफर करती है ऑन द बेसिस ऑफ फ्री ऑफ चार्ज फॉर दी पीपल ऑफ दी कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी के लिए वो करती है। जैसे कि हमने एग्जांपल दी कि फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट फैसिलिटीज, वो फिलैंथ्रोपिकल में आएगी। फिर उसके बाद एनवायरमेंटल के एक जो एक वेलफेयर ट्रस्ट कर लो या कुछ भी कर लो, वो दरख्त लगाती है, ठीक है, और वो ओपन दरख्त लगाती है, सब जो है वो मतलब वो एक ऐसा बोटेनिकल गार्डन बेसिकली बनाती है, ठीक है, जहाँ पे लोग जा सके, वहां से जो है वो फूल जो भी गार्डन प्लांटेशंस वगैरह है वो वहां से एक्सट्रैक्ट कर सके, वो एक्सट्रैक्ट करके उनको यूटिलाइज कर सके, ठीक है। तो वो वेलफेयर है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मीनिंग सिस्टम, चलें जी बाकी चलते हैं। ठीक है, ये वही ग्रीनर वाली बात होगी, ठीक है। एथिक्स क्या थे, प्रिंसिपल वैल्यूज बिलीव्स दैट डिफाइन व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, ठीक। बेसिक कन्विक्शन अबाउट व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग पर्सनैलिटी इक्वल्स चलें जी, ये डॉक्यूमेंट हो गया पूरा। अब हम आते हैं जो नोट्स थे उनकी तरफ। सर ये जुबैर का एक सवाल आया हुआ है, क्या पूछ रहा, पूछ रहे सीएसआर में प्रॉफिट कमाना होता है ना? तुम जवाब दे दो उसका, तो पता। या सीएसआर में प्रॉफिट, आपकी सीएसआर में आपकी एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, आपका एम यही होता है कि आप लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना होता है, उसमें आप
प्रॉफिट नहीं कमाएंगे कभी भी। और यहाँ पे एक मैंने गूगल पे भी देखा था, एक डेफिनेशन थी, द आइडिया दैट बिजनेसेस शुड बैलेंस प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज विद एक्टिविटीज दैट बेनिफिट सोसाइटी। और इकोनॉमिक में ये लिखा हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग एंड मीटिंग देयर नीड्स एंड डिमांड्स टू अर्न अ प्रॉफिट इन द इकोनॉमिक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। तो ये करने मेरे दो ख्याल ना से सर, यार सर की बात फॉलो करो फिलहाल सर की बात फॉलो करो। और सर से बेशक ना, अगर कांटेक्ट नंबर वगैरह है ना, तो सर को जो है वो कॉल करके ना पता कंफर्म करना तो सर क्या मामला। सही है, सही है सर। ये थोड़ा सा ना चेक करो, क्योंकि अगर इंटरनेट से देख के कंफ्लिक्ट क्रिएट करोगे ना, तो वो कंफ्लिक्ट एट दिस मोमेंट जो है ना वो थोड़ा सा ना हजम ही होगा, बिकॉज कल पेपर है और हमने जल्द से जल्द इसकी तैयारी करनी है। ठीक, डाइवर्सिटी ओपन हो गया। अच्छा चलो, ये इसके अलावा बस ये बिजनेस एथिक्स पे थोड़ी बात कर लेते हैं। बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं? डिस्टिंग्विश बिटवीन एथिकल एंड अनएथिकल बिहेवियर्स ऑफ अ बिजनेस नॉर्म एंड वैल्यूज ऑफ बिजनेस एथिक्स। ठीक है, अब इसमें जो बहुत अच्छी और जामे किस्म की एग्जांपल थी वो थी मोटी फॉर्म ऑफ डायमंड फॉर्म वाला कॉन्फ्लिक्ट था। ठीक है, बिल बोर्ड एड्स जो बनाए जाते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर शो किया जाता है इन्फिनिक्स और टेक्नो के जो ऐड होते हैं, वो आप के सामने अगर मतलब वो एक दूसरे के ऊपर हिट ऑन कर रहे होते हैं या इस तरह की बातें, तो वो बेसिकली बिजनेस एथिक्स जो है ना उनके अगेंस्ट आती है। ठीक है, फिर उसके अलावा जो प्री कन्वेंशनल लेवल्स होते हैं, ठीक है, उनमें मॉरल डेवलपमेंट आती है, पनिशमेंट और रिवॉर्ड आता है। ठीक, कन्वेंशनल लेवल्स क्या आते हैं, उसमें बिहेवियर एक्सपेक्टेशंस आती हैं। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल क्या आता है, प्रिंसिपल्ड अप्रोच आती है। ठीक है, कि एक कन्वेंशनल लेवल है, कन्वेंशनल लेवल पे हम बिहेवियर एक्सपेक्टेशन को में रख रहे हैं। प्री कन्वेंशनल लेवल पे हम कि उस कन्वेंशनल लेवल से पहले क्या हो रहा है, प्री कन्वेंशनल लेवल है ना वो, तो उसमें क्या है, मॉरल डेवलपमेंट है, पनिशमेंट और रिवॉर्ड। ठीक, कि हम उसमें उस मोरालिटी को और उसको डेवलप करके पनिशमेंट और रिवॉर्ड को सामने रखते हुए हम उस प्री कन्वेंशनल लेवल से कन्वेंशनल लेवल की तरफ आते हैं। वो क्या है, जो बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है वो होता है। फिर उसके बाद कन्वेंशनल लेवल से जब हम पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की तरफ जाएंगे तो वो क्या होती है, प्रिंसिपल्ड अप्रोच होती है, कि आपने प्लान किया होता है कि ये होगा, कि मॉरल डेवलपमेंट में पहले करूंगा, पनिशमेंट और रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट सामने रखते हुए वो लीड करेगा बिहेवियर एक्सपेक्टेशन की तरफ, कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार दिस इज हाउ पीपल विल रिस्पॉन्ड। फिर वो जो एक्सपेक्टेशन है ना वो लीड करेंगी प्रिंसिपल्ड अप्रोच की तरफ। ठीक है, वो जो गवर्न किया हुआ था ना मैंने जो बिहेवियर था उसको गवर्न करके मैं प्रिंसिपल्ड अप्रोच की तरफ था। ठीक है, तो ये प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट लेवल कन्वेंशनल का जामे किस्म की डिस्क्रिप्शन है, कि मैं पहले जो मैं जो सोच रहा हूँ मॉरल डेवलपमेंट, पनिशमेंट और रिवॉर्ड सामने रखते हुए, फिर उसकी साथ मैं कन्वेंशनल लेवल पे आऊंगा कि बिहेवियर क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और कन्वेंशनल लेवल से मैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की तरफ जाऊंगा जो कि प्रिंसिपल्ड अप्रोच है। अच्छा, इसमें अब जो चैलेंजेस है वो क्या क्या होते हैं, वो है जी लैक ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, आउटडेटेड चीजें, पुरानी चीजें, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ठीक है, लोगों को डर होता है लॉस ऑफ जॉब। ये नुमान, ये जो है ये इसी में कवर होता है ना, एथिक्स में आता है ना,